आप सभी को मेरा जय हिंद। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा नाम मेघा परमार है और मैं मध्य प्रदेश की फ़र्स्ट वुमन हूँ जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। और मैंने इसी के साथ ही 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतों को भी फतह किया है। और अभी वर्तमान समय में मैं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है और प्रॉपर मैं हूँ, एक छोटा सा गांव है भोजनगर, वहाँ से हूँ। मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले के अंदर ये मेरा गांव आता है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, जहाँ मेरी एजुकेशन हुई, जहाँ मैं पल बढ़ के बड़ी हुई हूँ। तो आज पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस मंच पे मैं आप सभी के द्वारा आप सबसे मैं जुड़ूँगी। यहाँ हम सब के बीच वार्तालाप होंगी, बहुत सारे प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे, बहुत सारे उत्तर मैं आपको दूँगी। तो ये हमारा सेशन है। अभी हम लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत ही विषम परिस्थिति वाला समय चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है और कहीं ना कहीं हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं। स्पेशली हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो जाबाज योद्धा हैं, वह डट के हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। हम सब बहुत सुरक्षित हैं क्योंकि हम घर में हैं। तो मेरा इस समय सभी के लिए ये मैसेज है, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और घर में रहें। यदि आप सबको मेरी आवाज़ में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कह सकते हैं और मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं अपने गांव पर हूँ। यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इशू रहे। तो आज मेरा जो विषय था कि पगडंडी से एवरेस्ट टॉप तक कैसे मैं पहुँची, कैसे स्टार्ट हुआ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं 18 नवंबर 1994 को मेरा जन्म होता है। आप सभी को मेरा जय हिंद। जय हिंद ललित सर। और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, मतलब खेती करते हैं, मम्मी भी खेती करती हैं। तो जब मेरा बर्थ हुआ था, जैसे डॉक्टर या हॉस्पिटल में नहीं हुआ, मेरा बर्थ जो हुआ वो दाई के हाथों ही हुआ है। और घर में बहुत भरा पूरा परिवार है, 6 बुआएं हैं मुझे, बहुत सारी बहनें हैं। मंझले पापा, बड़े पापा के ऐसे जॉइंट फैमिली थी। तो हमारे घर में 12 बहनें थे हम सब कुल मिला के। मैं सबसे लास्ट थी तो मैं सबसे छोटी थी इस तरह से। तो होता ये था कि जब मैं उनको भी दोष नहीं दूँगी, और गिने चुने भाई हैं, तो होता ये था स्टार्टिंग में कि जब रोटियां घर पे बनती थी तो चुपड़ी रोटी भाई लोगों को दे दी जाती थी, और इतनी सारी बच्चियां होती घर में तो कोरी रोटी हम लोगों को दे दी जाती थी। तो मेरे मन में जब पहला प्रश्न ये उठा था वो वहीं से उठा था कि नहीं, मेरे को भी चुपड़ी रोटी चाहिए, मुझे कोरी रोटी नहीं चाहिए। वहीं एजुकेशन में थोड़ा अंतर आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल वाला। और मेरे मम्मी पापा पर हमेशा मेरी ख्वाहिशें पूरी कराने की कोशिश करते थे। जैसे घर में यदि सब लोगों के लिए नए बस्ते, मतलब बैग, स्कूल बैग को हमारे यहाँ बस्ते बोलते थे, तो जब नए बस्ते आते थे और मैं ज़िद करती थी कि नहीं मुझे भी वैसा चाहिए, तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे जो कपिला पशु आहार से सिले हुए जो झोले होते हैं वो सिल देती थी, और मैं उसी में बड़ी भयंकर खुश कि मेरे को नया बैग मिला, भैया नया बैग मिला, ऐसे। तो मेरी जर्नी वहीं से होती है, चुपड़ी रोटी कोरी रोटी से स्टार्ट होती है कि जब घर के बड़े लोगों ने बोला कि अरे तुम कहीं करोगी, तुम तो ससुराल चली जाओगी, तुम्हारा पापा को नाम रोशन तुम्हारा भाई लोग करेगा। तो ये चीज़ मुझे ना वहीं से क्लिक हुई थी जब मैं 9th क्लास में थी कि मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा का नाम ना प्राउड से ऊंचा हो जाए। नमस्ते हर्षित जी। मैं मानती हूँ कि मेरे ही अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, आप सबके अंदर भी ये होता है। जब हमें पहला क्लिक होता है ना कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो हम वही फील करते कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को बड़ा प्राउड फील होना चाहिए, गर्व फील होना चाहिए कि उनके बच्चे ने ये किया। तो मेरी भी पहली शुरुआत वहीं से हुई थी कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा को मुझ पर गर्व हो कि मेरी बच्ची ने कुछ किया।
फिर मैं अपने मामा साहब के यहाँ पढ़ने के लिए चली गई, और वहाँ मैं किशोर अवस्था में थी, जहाँ मैं आज बहुत मेंटली प्रिपेयर हो गई हूँ जिस वजह से। जब आप दूसरों के घर होते हैं तो आपको वहाँ की फ्रिज में से एक टमाटर निकालने से पहले भी सोचना पड़ता है कि आप लें या नहीं लें। तो ये सब चीज़ें आपको ना लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो ये मेरी किशोर अवस्था तक का समय था, और उसके बाद फिर मेरी जर्नी, रियल वाली जर्नी स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ जिस गांव से मैं आती हूँ, भूजनगर, वहाँ पे सभी बच्चियों की छोटी छोटी उम्र में मंगनी कर दी जाती है, और जैसे ही वे कॉलेज मतलब 12वीं कक्षा पास कर लेती है, तुरंत उनकी शादी कर दी जाती है। तो हमारे यहाँ भी यही था कि मेरा 12th हो चुका है, अब तुरंत मेरी शादी करनी है। सो मेरा 12th भी जो हुआ है वो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल से हुआ है, क्योंकि जब मैंने मैथ साइंस लिया था तो वो गर्ल्स जो स्कूल था वहाँ नहीं था। तो हम जो 6 लड़कियाँ थी, उन सभी को बॉयज़ स्कूल में जाके पढ़ना पड़ता था। तो वो बड़ा डेयरिंग काम स्टार्ट हो चुका था हम सभी के लिए। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई थी तो ये हुआ था कि अब आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। पापा का फुल मन था कि नहीं, मेरे को लड़की को आगे पढ़ाना है। वहीं यदि आप बड़ी परिवार में रहते तो सबका ही होता है कि नहीं, अब लड़की बड़ी हो गई, तुरंत शादी करनी। तो ऐसा हमारे साथ भी था। तो ये डिसाइड हुआ कि जल्दी से मेघा की शादी करनी है। पर कहते हैं ना, ऊपर वाला पता ही नहीं होता है कब क्या आपके लिए लिख देता है। मैं डेली पूजन नहीं करती, पर मैं ऊपर वाले को बहुत मानती हूँ, ऐसी शक्ति को मानती हूँ जो हमारी जाने अनजाने मदद करती है। हमें कई दफ़ा वो ऐसी सिचुएशन दिखाती है जिसमें हमें लगता है अरे बाबा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर मैं मानती हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ हमें आने वाले समय के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। वहीं से वो स्टार्ट हुआ था कि गांव पे जब मैं आई थी कि मम्मी पापा मुझे कुछ करना है। तो 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज की पढ़ाई शायद हो नहीं पाती, पर जब मेरे घर वालों ने देखा कि मेरे भाई लोग जो सीहोर पढ़ने के लिए गए थे वो वापस गांव आ रहे थे बार, तो डिसाइड हुआ कि गर्ल्स कॉलेज बच्चों के भाई लोगों के रूम के जस्ट सामने है, तो मेघा को गर्ल्स कॉलेज में डाल देते हैं, तो इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और बच्चों की भी हो जाएगी। तो जिस समय मैं सीहोर में रहती थी, तो जो मेरा घर था वो जो हमारा क्वार्टर था वो दूसरी मंजिला पे था। मतलब आप समझ सकते हैं, दूसरी मंजिला पे एक रूम था केवल, जिसमें केवल एक बेड था, वही हमारा किचन था, सब कुछ वही था। दूसरी मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ से हम ऊपर जाते थे, और पानी यदि लेके जाना होता था तो नीचे हेडपम्प था जिन किराएदार के हम घर में रहते थे। सो सुबह सबको भागना होता था स्कूल, तो मुझे सुबह अपने भाई लोगों के लिए और खुद के लिए कुप्पे, समझते हैं आप कुप्पे, जो हमारे खाने के तेल वाला जो होता है, सोया ऑयल, वो ख़त्म हो जाते तो उसके बड़े बड़े कुप्पे खाली हो जाते। तो मेरा सुबह की ड्यूटी होती थी कि मुझे सुबह 5 बजे जल्दी उठ के वो कुप्पों से हेडपम्प से पानी भर के दूसरी मंजिल पे लेके जाना होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे को इतना सुबह काम क्यों करना पड़ता है। पर जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया ऊपर वाले का, तो मैं यदि आज अपनी ज़िंदगी को पलट के देखती हूँ कि वो जो 14 कुप्पे मैं सुबह पानी भरती थी ना, शायद वो ऊपर वाला मुझे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था। यदि मैं उन कुप्पों से पानी नहीं भरती तो क्या आज मेरे पैर इतने मजबूत होते? नहीं ना। तो हमें पता ही नहीं होता पापा कि कब हम अपनी आने वाली सफलता के लिए तैयार हो रहे हैं या आने वाली बहुत बड़ी समस्या आने वाली उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये मेरी तैयारी चल रही थी कहीं ना कहीं। और फिर कॉलेज के समय में मेरा ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे गर्ल्स कॉलेज में मेरे पापा को बुलाए, उनको प्राउड फील होना चाहिए कि मेरी बच्ची ने ये किया वो किया। पर जब हम कहते हैं ना, हम जब नए नए बड़े होते तो हमें पर लग जाते, तो कमियां मुझ में भी होती हैं, सब में होती है कहीं ना कहीं, यदि उनके नज़रिए से देखा जाए, तो पेरेंट्स के नज़रिए से देखा जाए। तो जब मैं गर्ल्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई तो हमको भी थोड़े पंख लग गए थे। तो मैं अपनी दोस्तों के साथ वाटर पार्क चली गई थी पहली दफ़ा। तो हमारे गांव में वाटर पार्क जाना मतलब बहुत बहुत गलत चीज़ मानी जाती थी उस समय। तो मेरी बहुत पिटाइयाँ हुई थी, घर पे बहुत थप्पड़ खाए थे मेरी मम्मी के कि वहाँ कैसे चली गई तुम लड़कियों के साथ, पूछा ना करा। इससे मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट पे बहुत बात आई, और ये डिसाइड हो गया था कि अभी तो बच्ची को गर्ल्स कॉलेज में डाला है और ये ऐसी चीज़ें कर रही है तो इसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाए। ऐसी ही चीज़ें होती हैं। केवल मेरे साथ उस समय मेरे पापा खड़े थे कि इसको हम इतना बड़ा चीज़ तो नहीं किया ना मेरी बच्ची ने कि मैं इसकी पढ़ाई छुड़वा दूँ।
और फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरे इतनी सी चीज़ से मेरे पापा की उस पर बहुत बात पहुंची है। अब मैं सोचती हूँ कि वो कितनी सी बात थी और कितना कुछ हम सोचते थे, और गाँव में कैसे सोच हो जाती है कि हम इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा हवा बना देते हैं। उस छोटे से इंसिडेंट से शायद मेरी उस समय लाइफ भी ख़राब हो सकती थी, पर मेरे पापा ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे सीहोर भेजा। और उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली थी जाने से पहले कि बेटा, अब वापस सारे घर वाले मना कर रहे हैं पर मैं तेरे को भेज रहा हूँ, तू एक ही चीज़ सोच के भेज रहा हूँ कि तू जो भी कर जे, बस या सोच के कर जे कि तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम होएगा, तू बुरो करेगी तो भी मारो नाम होएगा। कहने का अर्थ इसका यह होता है, मैं हूँ या आप कोई भी हो, जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे कुछ भी करने से मेरे समाज पे फ़र्क पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स की लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, मैं अच्छा करूँगा उसका इफ़ेक्ट भी मेरे पेरेंट्स पे पड़ेगा और मैं बुरा करूँगा उसका भी पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ना हम बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा को ना प्राउड फील होना चाहिए। बिल्कुल, गर्ल्स कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी। शायद आपने एनएसएस का नाम सुना होगा, नेशनल सर्विस स्कीम। मैं नहीं आप, इसका वाक्य होता है कि हमें समाज के लिए काम करना है। तो मैं मानती हूँ कि हम जिस एज में होते हैं हमारी एनर्जी को हमें सही दिशा में लगानी चाहिए। मैंने वहाँ बहुत सोशल एक्टिविटीज़ की, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग। आप क्या करवाना चाहते हो कॉलेज में। और मैं आप सभी से कहूँगी या क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत सारे बच्चे आने वाले, जब तक हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो वही मेरे साथ था कि मुझे तो पहले पता ही नहीं था ना कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। जब मैं सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी तब मुझे पता चला कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती हूँ। शायद मैं आज पढ़ाई करती तो बहुत छोटी मोटी जॉब करके बहुत संतुष्टि वाला जीवन जी रही होती, पर वो संतुष्टि मुझे वो नहीं मिलती जो आज मुझे पहाड़ चढ़ के मिली है। ये वहीं से था, मैंने सब चीज़ में पार्टिसिपेट किया और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ। मेरे पापा को जब मुझे ढेर सारी ट्रॉफीज़ मिलती थी, तब कॉलेज में बुलाया जाता था, तब उनको प्राउड फील हुआ और फिर उन्हें ट्रस्ट हुआ। एक लड़की होने के नाते में मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली हम गर्ल्स को स्टार्टिंग में हमें साबित करके बताना पड़ता है कि मुझ में और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, आप मुझे समय दीजिए। और आप साबित कब करोगे, जब आप बहुत अच्छा करके दिखाओगे आपके पेरेंट्स को, क्योंकि आपके पेरेंट्स अकेले नहीं होते, वो एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है और उन्हें जवाब देना पड़ता है। जब मेरे पापा ने फिर मुझे कहा कि नहीं, मैं लड़की को और भी आगे पढ़ाऊँगा और सभी से कहूँगी पढ़ाई हमेशा जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई से क्या होता है, आपकी राहें खुल जाती हैं, आपके पास करने को कुछ होता है, सोचने का ऑप्शन होते हैं। आप पढ़ोगे नहीं तो आप आगे क्या कर सकते हैं। जब मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी, पापा को प्राउड फील हुआ। फिर एनएसएस में मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया मालदीव्स में, तब मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट हुआ। जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी दूसरे राष्ट्र के राजदूत आपके सामने होते हैं, आप उनके साथ डिनर करते हैं और जब भारत के विषय में आपको 3 मिनट की स्पीच बोलनी है और आपको चुना जाता है, जब भारत के साइंटिस्ट आपके साथ जाते हैं, मिस इंडिया आपके साथ जाती है, निफ्ट के टॉपर जाते हैं, आईआईटी के टॉपर जाते हैं, ये सभी टॉपर जाते हैं और आप एक छोटे से गांव से निकल के उन सबके बीच जाते हैं और आपको लगता है यार मैं इनके सामने क्या हूँ। पर जब आपको इंडिया के लिए बोलने का मौका मिलता है, तब मुझे खुद के ऊपर लगा था कि नहीं, मैं अलग हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। हम दूसरों को विश्वास जताने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि खुद को भी हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो मुझे हो गया था कि नहीं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ वहीं से क्लिक हुई थी, पर करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। बस अंदर यही चल रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। वो कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने छोटी छोटी नौकरियाँ भी की थी, क्योंकि ये एक ऐसा किस्सा था कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे पिताजी जब अलग हो गए थे, तो हमारे पास बहुत 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 सीमित ज़मीन है। शायद पापा को कुर्ते ख़रीदे हुए 2-2 साल हो जाते हैं, वो नया कुर्ता नहीं ख़रीदते हैं। और घर सिर्फ गाय के दूध के कारोबार से थोड़ा बहुत चलता है और फसल जब आती है तब चलता है। तो जब 2 बच्चे आपके शहर में रह के पढ़ाई करते हैं तो बहुत बोझ रहता है। तो मैंने नौकरी करना छोटी छोटी इसलिए स्टार्ट किया था कि जब एक बार मुझे मात्र, हम दोनों बहन भाई, मेरा जो छोटा भाई है और मेरी फ़ीस के लिए मात्र हमें 14,000 रुपये की आवश्यकता थी। 14,000 रुपये आपको राशि कितनी छोटी लग रही होगी ना, पर एक किसान को जब
उसकी फसल कट रही होती है और उससे जो मज़दूरों को भी पैसा देना है और आपकी उसी के बच्चों का भविष्य के लिए उसे फ़ीस भरनी होती है। वो समय बहुत कैसे समझ सकते हैं आप कि वो क्या करे ऐसे समय में। तो सब सेम वैसा ही समय था मेरे पापा के लिए। मेरे पापा को कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया, तो हमने हमारे घर की पाली हुई बछिया जो होती है उसे बेच के पापा ने हम दोनों की फ़ीस के पैसे भरे थे। तब से मुझे लगा था कि नहीं, मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में क्यों ना हूँ, पर मुझे मेरे पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना है। हम थोड़ा थोड़ा कुछ तो करें ताकि हम हमारे मम्मी पापा का हाथ बंटवा सकें। तो बहुत छोटी छोटी नौकरियों से मैंने अपनी स्टार्ट की। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, उससे आपको पैसे की अहमियत पता चलती है। और पढ़ाई के साथ मैं वो भी करती थी, छोटी छोटी नौकरियाँ करती थी उस दरम्यान, और पूरे मन से करती थी, मतलब लग के करती थी। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं एक न्यूज़ चैनल में भी मैंने इंटर्नशिप की थी, तो मैं यदि आपने भोपाल देखा होगा, तो मैं 30 रुपये बचाने के लिए रंग महल से लेके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी तक 2 घंटे में पैदल चल के चली जाती थी, और शाम को वापस, जब मैं MSW में थी, वापस 2 घंटे पैदल आ जाती थी ताकि मेरे 60 रुपये बच जाएं। तो ये उस समय का टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2016 की ये बात है। ये चीज़ें वहीं से चल रही थी और मेरे मन में वहीं पे कुछ चल रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। तब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे जो करना है वो मुझे मिल गया। जब लड़के कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मध्य प्रदेश से आज तक किसी नारी शक्ति ने इंडिया का फ्लैग एवरेस्ट पे नहीं लेकर गए थे, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकती। मेरे भी तो 2 हाथ पैर है। जब आप अपने आप पे विश्वास करते हो ना, तो एक अलग सी एनर्जी जाती है, फिर आपको लगता है अरे आप कुछ भी कर सकते हो। और वहीं से फिर ये मेरे अंदर एनर्जी आई थी कि नहीं, मुझे अब एवरेस्ट क्लाइंब करना है। उससे पहले मुझे माउंटेनियरिंग की ABCD भी नहीं पता था कि माउंटेनियरिंग क्या बला होती है। और सच में बहुत ख़तरनाक बला होती है, बहुत रगड़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको मेंटली और फिज़िकली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। नीलेश जी, मैं आपकी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी देने वाली हूँ कि आपको कैसा लगा था जब आप माउंट एवरेस्ट पे मैं गई थी, और कैसा मैंने फ़ील किया था, वो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। शुभम मिश्रा जी, जय हिंद, थैंक यू सो मच। आप ये जो कमेंट कर रहे हैं उससे मेरे अंदर का उत्साह बढ़ रहा है कि अरे मुझे से कुछ बातें करने वाले लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो ये वहीं से मेरा सपना स्टार्ट हुआ था, पर मुझे पता नहीं था। आप में से कुछ भी लोग जो माउंटेनियरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में माउंटेनियरिंग के ऐसे 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कोर्स कर सकते हो माउंटेनियरिंग के। HMI जो है वो HMI जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा दार्जिलिंग में है, और ऐसा एविमास है जो मनाली में है। निम इंस्टीट्यूट है वो उत्तरकाशी में है। जिम इंस्टीट्यूट है जो जम्मू कश्मीर में है, और एक अरुणाचल प्रदेश में। आप वहाँ से माउंटेनियरिंग के कोर्स कर सकते हो। ऐसे माउंटेनियरिंग के 2 बेसिक और एडवांस कोर्स होते हैं, फिर MOI होता है। क्या होता है, आपके लिए अभी बर्फ़ से फ्रिज में रखी हुई आइस होती है, और जब आप माउंटेनियरिंग करते हो तब आपको पता चलता है अरे स्नो जो बिल्कुल बर्फ़ का एक अलग रूप होता है। स्नो पे चलना एक डिफरेंट तरीके से होता है, फिर आप हार्ड आइस पे चलते हो वो डिफरेंट हो जाता है, फिर ब्लू आइस पे चलते हो वो तरीका अलग हो जाता है। आप क्या जूते पहनते हो, बूट के नीचे क्रैम्पोन लगाए जाते हैं जो बर्फ़ में चलने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें कोर्स के दरमियान सिखाई जाती है। आपको सर्वाइवल सिखाया जाता है जब आपको पहाड़ों पे छोड़ दिया जाता है और आपको 2 मैगी के पैकेट दे दिए जाते हैं और आपको दो दिन तक अपनी टीम के साथ सर्वाइव करना होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें कोर्स के दरमियान सिखाई जाती है, और ये बहुत आपको मेंटली प्रिपेयर कर देती है। तो मैंने जब कोर्स किए, फिर मुझे बाद में पता चला कि एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। मैंने 25,000 रुपये पहले कभी हाथ में नहीं देखे थे, और मेरे लिए 25 लाख रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि थी। ये 2017 की बात चल रही थी जब मैंने कोर्सेज कर लिए थे। मैंने 6000 के 2 माउंटेन्स क्लाइंब कर लिए थे। और फिर आती है कि स्पॉन्सरशिप, और मुझे पता चला था कि आप सबने भी शायद सुल्तान मूवी देखी होगी। तो स्पॉन्सरशिप एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मैंने उस चीज़ से मैंने उस समय बहुत कुछ सीखा था। मैंने लिस्ट बनाई थी ऐसे 500 लोगों की, कौन कौन मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, और मैं उनके पास सेम एक ही चीज़ लेकर जाती थी। सर आपने सुल्तान मूवी देखी है? वो लोग बोलते थे हाँ हमने सुल्तान मूवी देखी है। तो फिर मैं उनको बोलती थी सेम सुल्तान मूवी की तरह यदि आप मुझे स्पॉन्सर करेंगे, तो जैसे कुकर वाला था ना, कुकर वाला कितना फेमस हो गया था, यदि मैं एवरेस्ट पे सक्सेसफुल होती हूँ तो आपका झंडा भी मैं वहाँ पर लेकर जाऊँगी।
कुछ लोग दुनिया में अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग आप पे विश्वास करते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था उस समय, और फिर मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी कुछ 15,000 रुपये की, और उसने मेरे को एक अलग एनर्जी दी थी। और उस टाइम मैं एक चीज़ सीख गई थी, हर एक से मैं एक चीज़ बोलती थी कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो एक चीज़ समझ में आई थी कि लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। कई दफ़ा आप भी बहुत सारी बातें मन में रख लेते हो और सोचते हो अरे ये कहूँगा तो क्या होगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। लाइफ बहुत छोटी है, इतना सोचने का समय हमारे पास नहीं है। लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। कह के तो देखो, करके तो देखो, हो सकता है आपके लिए रास्ता निकल जाए। तो ये चीज़ मेरी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। फिर 2000 बहुत दिक्कतें आई थी, मतलब आप जूता घसना समझ सकते हैं। मैं वल्लभ भवन के चक्कर लगा लगा के थक चुकी थी, जहाँ मुझे लगता था कि ये व्यक्ति मुझे स्पॉन्सर करेंगे। मैं हर वहाँ जगह जाती थी, और दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं, मैंने आपको बताया। तो 2018 में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप की। SR मोहंती सर उनका नाम है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था 2018 में, और मैं एवरेस्ट के लिए गई थी। और 2018 में मेरे साथ मेरे कोच साहब खड़े हुए थे, जलज चतुर्वेदी सर, रत्नेश भैया, ये सब मेरी हिम्मत थे, रवि कौशलकर भैया। इनके नाम लिए बिना शायद ऐसा लगता कि मेरा एवरेस्ट कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सफलता कभी एक व्यक्ति की नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों की दुआ होती है। कई दफ़ा तो कुछ लोग बोल देते ना आपको कि तेरा ये काम बन जाए, वह चीज़ भी बहुत मायने रखाती है। कम से कम वो आपके लिए अच्छा तो सोच रहा है ना, दुआ तो दे रहा है। तो हमेशा शुक्रिया करना चाहिए, शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए जो आपके लिए कुछ करते हैं। सो गौरव जी, माउंटेनियरिंग की कोर्स की बहुत कम फीस होती है। अब मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट है ये भारत के, कहीं 18,000 है, कहीं 20,000 फीस है, कहीं 7,000 फीस है। ये 1 मंथ का कोर्स होता है, मतलब 28 दिन का, कभी 21 दिन का, ऐसे कोर्सेज होते हैं। सो जब मेरा अब एवरेस्ट का पूरा चीज़ चल रहा था 2018 में, मैं एवरेस्ट के लिए निकल गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे लाइफ के चैलेंजेस दूसरे हो जाते हैं, वहाँ चैलेंजेस दूसरे हो जाते हैं। मेरे पापा ने यहाँ सारे रिश्तेदारों से छिपाया था कि मेरी बेटी एवरेस्ट चढ़ने के लिए गई है। यहाँ रिश्तेदारों को बोलते थे कि वो तो सीहोर है, क्योंकि लोग बोलते थे कि तमाई छोरी तो पहाड़ जाती फिरे, व टेंट में रहे, 2-2 महीना घर से बाहर रहे। आपको बहुत अलग अजीब चीज़ें गाँव पे सुननी पड़ती, जैसे हमारे गाँव की भाषा में उसको बोलते नाम धरते हैं लोग, और शहरी भाषा में कहूँ तो लोगों के ताने। वो हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि रहना तो उन्हीं को वहीं पड़ता है ना। और जब मैं बेस कैंप पहुंच गई, तब मेरे पापा को पता चला कि अरे कि पहाड़ों पे चढ़ने से तो मौत भी हो सकती है। तो मेरे पापा बोलते तूने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने केवल उनको इतना बताया था, पापा मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊँगी तो मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी पक्की वाली। और मेरे भोले भाले पापा मान गए थे इस बात को। तब जाके उनको पता चला था कि अरे इतना टफ होता है। पहाड़ों के चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं। हमारे पैर में जो क्रैम्पन होते हैं वो लोहे के दांत नुमा होते हैं। 25-25 किलो का बैग हम पीठ के पीछे लिए हुए जाते हैं। बेस कैंप में ही आपकी हार्ट बीट इतनी हो जाती है जैसे आप तीसरे मंजिला की तक सीढ़ियाँ चढ़ के जो जाते हैं, और जिस तरह का आपको फील होता है वैसा हमें वहाँ बेस कैंप में हमारी हार्ट बीट चलती रहती है। मतलब हम एक एक कदम पे बहुत थक जाते हैं। और हाई एल्टीट्यूड में बहुत तेज़ आपको हेडेक होता है, कई दफ़ा उल्टी होती है, फिर येलो उल्टी होती है, फिर खून की उल्टी होती है, आपको पल्मरी एडिमा हो सकता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो सकती हैं। और बर्फ़ के दीवार के नुमा, पिलर नुमा हम लोगों की दीवारें होती हैं जिन पर लेडर लग रहा होता है, जिन्हें हमें क्रॉस करना होता है। शायद आपने निसन्नी देखी होगी, ऐसी निसन्नियाँ होती है जिन्हें हमें कई बार क्रॉस करना पड़ता है। और जहाँ जब वो हिलता है पूरा निसन्नी, और हमें जब एक खाई नुमा क्रवास को पार करना होता है, तो हम सबका भी दिल उस समय हिल रहा होता है कि पता नहीं एक पैर हमारा इधर उधर गया और हम सीधे क्रवास में होंगे। क्रवास में यदि आप गिरते हो तो शायद ही आप वापस आ पाते हो। कैंप 1 में आप जब पहुंचते हो, 9 घंटे की हमारी क्लाइंबिंग होती है, और क्लाइंबिंग हमेशा हमारी रात को होती है, क्योंकि दिन के समय एवलांच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैंप 1 में जब हम पहुंचते हैं, हम टेंट लगाते हैं, हमारा बर्फ़ खोदते हैं, उसे पिघलाते हैं, और फिर वो पानी हम लोग पीते हैं। उसके बाद हम कैंप 2 जाते हैं। कैंप 2 में और तेज़ हेडेक होता है, स्टार्ट हो जाता है, और बहुत लंबा रास्ता होता है। वो अभी करीब 7-8 घंटे का रास्ता होता है। हर बार हम लोग जैसे बारिश होती है तो हम लोगों को एकदम सूट नहीं कर पाता ना, ऐसा ही पहाड़ों पे हम लोगों की चीज़ें सूट नहीं कर पाती, इसे हम एक्लिमेटाइजेशन करना कहते हैं। हम पहले जाते हैं,
फिर टच करते, फिर वापस बेस कैम्प आ जाते, फिर कैंप 2 जाते, वापस टच करते, फिर वापस आ जाते। इस तरह का रोटेशन हम लोगों के चलते रहते हैं। फिर कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट, जहाँ आपको वॉशरूम भी जाना होता है, तो आपको कैराबिनर अटैच करना होता है, फिर आपको वॉशरूम जाना होता है। मतलब ऐसे झूला हुआ आपका टेंट लगा हुआ होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ढलान पे और पूरा नीचे जा रहे हो। हवा वहाँ इतनी होती है कि आपका टेंट बिल्कुल हिल रहा होता है, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि टेंट के साथ ही आप उड़ के चले जाओगे। और कैंप 3 के बाद स्टार्ट हो जाता है डेथ जोन। डेथ जोन मतलब वहाँ आपकी बॉडी, आप वहाँ तक आपकी बॉडी फैट को खा चुकी होती है, मसल्स को खाना शुरू कर देती है और आपके शरीर को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती है। उसे जब आप आगे की तरफ चलते जाते तो वो डेथ जोन होता है। वहाँ कभी भी आपकी डेथ हो सकती है यदि आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। वहाँ से डेड बॉडीज़ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ग्लेशियर मूवमेंट करते तो हर बार नई नई डेड बॉडीज़ उभर के आती है और उस कैंप 3 के बाद आपको डेड बॉडीज़ के ऊपर से क्रॉस करके जाना होता है और उस समय केवल आप और आपके शेरपा होते हो। तो वो चीज़ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है जब भी आप किसी क्योंकि डेड बॉडी को क्रॉस करते तो आपके मन में यही आता है कि ये भी एक माउंटेनियर थे और शायद पता नहीं इनकी जगह अगला मैं तो नहीं हूँ। ये ख्याल सबको कहीं ना कहीं आ जाता है, दिल एकदम हिल जाता है क्योंकि डेड बॉडीज़ को कुछ नहीं होता है, वैसे के वैसे दिखते हैं जैसे वो बहुत सदियों पहले थे, जैसे मैं अभी हूँ और मेरी ऊपर डेथ होती है तो यदि आप 25 साल बाद भी जाओगे तो मैं सेम ऐसे ही दिखूँगी क्योंकि बॉडी को कुछ नहीं होता। तब दिल हिल सा जाता है। कैंप 4 जब पहुँचते हैं तो उसे डेथ जोन कहा जाता है, जहाँ आप डेड बॉडीज़ का हब समझ सकते हो। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो कैंप 1 में होती है, कैंप 4 में होती है और वहाँ जब भी किसी की डेथ होती है तो डेड बॉडीज़ को स्लीपिंग बैग में बंद करके ऐसे खप्पी नुमा रख देते हैं, जैसे आप गेहूँ की बोरियों को कैसे रखते हैं सेम वैसे ही, और आपका टेंट वहीं लगा हुआ होता है। तो वो चैलेंज बहुत डिफरेंट हो जाता है कि आप डेड बॉडीज़ के हब में हो और आपका सपना भी एवरेस्ट सबमिट करने का है और आपको निकलना है और 10 घंटे 18 घंटे की कंटिन्यू क्लाइंबिंग होती है। और फिर ऐसे ही 2018 में मैं समिट पुश के लिए निकली 18 घंटे की क्लाइंबिंग के बाद और वेदर ख़राब हो गया और मुझे केवल 700 मीटर से आना पड़ा। मतलब 700 मीटर आप दौड़ के भी पहुंच सकते, इतनी दूरी से मुझे वापस आना पड़ा था। और जब हमने ये डिसीजन लिया था तो हमने सोचा था कि पहाड़ तो वही है, हम वापस आ जाते हैं। मेरे शेरपा ने मुझे कहा कि शायद हम लोग ऊपर जाएंगे तो हम वापस जीवित बच के नहीं आएंगे। अखबारों में छप चुका था कि मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमन ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया है, सब दूर ये बात हो चुकी थी। पर आप सबसे झूठ बोल सकते हो, अपनी अंतरा आत्मा से नहीं बोल सकते, वो आपको आत्मग्लानि कंटिन्यू होती रहेगी। तो मैंने आने के बाद ये कहा था कि नहीं 2018 में कि नहीं मेरा एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ था। मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था मेरा 700 मीटर बच गया। मुझे नहीं पता था कि सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद इतनी चीज़ें एकदम हो जाती हैं। जो लोग तारीफ़ कर रहे थे वो ही पूरा बोलने लगे कि इनका केवल 700 मीटर बच गया, ये हो गया वो हो गया। और मैं उसी समय गांव पहुंची थी। गांव में लोग आके बोल रहे थे पापा मम्मी को, तुम्हारी छोरी इतो हलमा करके गई, 700 मीटर नहीं चढ़ पाई, वह पहाड़ नहीं चढ़ पाई, ऐसा वैसा, ये सब बातें। यदि शायद मैं अपने घर होती तो मैं पागल हो जाती, मुझे ऐसा लगता है। इतनी बातें होती, पर मैं एकदम कूल थी। मैंने कहा जो हुआ वो ठीक है, क्या हम वहीं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? हमें हमारी असफलता से सीखना चाहिए, दोबारा उठना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। मैंने भी वही सोच के फिर से मैं उठी और मैंने कहा अब 2019 से मुझे एवरेस्ट सबमिट करना ही है। और मैं माउंटेनियरिंग का दोबारा कोर्स करने के लिए मनाली इंस्टीट्यूट पहुँच चुकी थी। और 1 जुलाई 2018 को मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जब हम कोर्स करते हैं तो हमें आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग भी कराई जाती है और पीछे आपको एक व्हीलर सेफ्टी दे रहा होता है। तो जब मैं आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रही थी, मुझे जो मेरे व्हीलर सेफ्टी दे रहे थे शायद उनका ध्यान भटक गया और हम दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो गया था। तो उनसे व्हीलर छूट गया, जो व्हीलर था वो छूट गया। और मैं जब क्लाइंबिंग कर रही थी तो मेरा फॉल हो गया। तो नीचे पत्थर थे, जैसे ही मैं ऊपर से नीचे गिरी तो मेरी ये रीढ़ की हड्डियाँ 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो गए थे। जब वहाँ मनाली में हमने सिटी स्कैन कराया तो पता चला मुझे 2 फ्रैक्चर है। और उसी रात को मुझे मनाली से दिल्ली से भोपाल के लिए बैठा दिया गया था। मुझे मेरी यकीन मानिएगा सबसे ख़तरनाक वाला जो दर्द हुआ था वो मनाली से दिल्ली आते समय हुआ था। जब आपको छोटा सा लग जाता है आपको कितना दर्द होता है। मेरी रीढ़ की हड्डी में उस समय 2 फ्रैक्चर थे जो मुझे पता था।
और मुझे चल के मतलब बस में अकेले आना था, ना मेरा फ़ोन चार्ज था। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था, कितना ज़्यादा, मतलब ख़तरनाक वाला। कुछ लोगों ने अपनी मतलब सितंबर की ठंड होने के बावजूद मनाली में लोगों ने मेरी पीठ के पीछे कम्बल रखी, क्योंकि पैसे जितने भी लोग थे वो देख रहे थे कि कितना दर्द हो रहा है मुझे। जब मैं दिल्ली पहुंची, दिल्ली में मैं किस ट्रेन में ही मुझे खुद नहीं पता। मुझे ये था कि जो भी भोपाल जाने वाली ट्रेन है मुझे बिठा दो, मुझे सिर्फ घर पहुंचना है। और मैं जब भोपाल स्टेशन पे पहुंची, मैंने सीधा पापा को फ़ोन किया कि पापा हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हमारे आप लेने के लिए आ जाओ। तो पापा की बिना मर्जी के मैं कोर्स करने के लिए गई थी। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, अब कमर टूटी छुरी से कोई ब्याह नहीं करेगा बेटा, तू गाँव मत जा जाए। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जब गाँव में आप जाते हो, आप यंग हो और आप लड़की हो और आप 3 महीने तक बिस्तर पर हो, तो बहुत सारे लोग बहुत ही अलग तरह की बातें करते हैं, जिससे आपकी बहनों की लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है और समाज के बहुत अलग तरह की बातें हो जाती हैं, जो अब मेरे लिए मायने नहीं रखाती, पर शायद उस समय मेरे लिए बहुत मायने रखाती थी और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मायने रखाती थी। मैंने ऊपर वाले को देखा, मैंने यही बोला, एक था मैंने नौकरी छोड़ चुकी है सारी, मेरा सपना टूट चुका है, मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है और बचा कुछ है, सिर्फ आपका शरीर आपके साथ होता है, उसमें से भी मेरी हड्डी टूट चुकी है। जब हमने MRI कराया तब हमें पता चला कि मेरा 2 नहीं बल्कि 3 फ्रैक्चर है मेरी रीढ़ की हड्डी में, और जो लास्ट वाला फ्रैक्चर मेरा बचा है, जस्ट आधा इंच बचा है, वरना मैं शायद जीवन भर के लिए पैरालाइज हो जाती, मेरा नीचे का पोर्शन। तो मैं ऊपर वाले को शुक्रिया इसलिए कहा कि आपने मुझे पैरालाइज होने से बचाया, बुरा इसलिए बचाया कि भगवान जी कितनी परीक्षा आप मेरी लोगे। और उस समय मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जितने भी हमारे वर्चुअल फ्रेंड होते हैं, चाहे वो फेसबुक के हो, व्हाट्सएप के हो, ये सिर्फ एक प्रोफाइल और एक नंबर होते हैं। असली दोस्त वह होता है जो आपकी कठिन परिस्थिति में आपके साथ दे। मेरा उस समय किसी ने साथ नहीं दिया था। और फिर मेरी एक दोस्त मुझे लेने आई और उसके घर पे मैं करीबन 3 महीने तक रुकी थी। और जब मेरे 3 फ्रैक्चर्स थे रीढ़ की हड्डी में, मेरा सिर्फ एक ही काम था, टीवी देखना। तो आपको मैं बताऊं, आपसे भी आपके मम्मी पापा और आपके दोस्त कहते होंगे ना, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी बातें करो, अच्छी सुनो। सच कहती हूँ, जैसा हम सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसी बातें करते हैं, हम धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं। शायद उन 3 महीनों में मैं इतनी नेगेटिव हो जाती कि मैं आत्महत्या कर सकती थी, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था मेरा। इतनी मेहनत करने के बाद 25 लाख इकट्ठी किए थे, हड्डी टूट चुकी थी, 700 मीटर एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ था। और वहीं अच्छी अच्छी चीज़ें देखने से कुछ अलग ही आपके विचार चेंज जाते हैं। तो मैंने उस समय जो देखी थी वो ढेर सारी मूवीज़ देखी थी। मैं आप सबसे भी कहूँगी, चीज़ें देखिए, सुनिए, पर अच्छी चीज़ें देखिए। जैसा आप सोचते हो, जैसा सुनते हो, वैसे आप बन जाते हो, या आप जैसी बातें करते हो। सो मैंने उस समय देखी थी मांझीधाम माउंटेन में। तो उसका एक डायलॉग था, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो उस दरमियान मैंने फिर अपना डायलॉग बनाया था कि जब तक मैं चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। और वहीं एक और डायलॉग था चक दे इंडिया में कि ज़िंदगी के 70 मिनट लड़कियों दिखा दो इस दुनिया को। फिर मैंने अपना डायलॉग बनाया था कि मेघा, ज़िंदगी के केवल 2 महीने रहेंगे, अब मुझे अपने आप को दिखाना है। सो ये मेरी वहाँ की जर्नी थी। अभी मैं आपके 2 लोगों के प्रश्नों के जवाब दे दूँ सर। गौरव सर, अगर शेरपा की अगर डेथ हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है। यदि आपका कैंप 1 या कैंप 2 तक आपकी डेथ होती है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो फिर भी रेस्क्यू किया जा सकता है। इसके ऊपर तो बहुत बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो बचना संभव हो पाता है। और गवर्नमेंट ने 2000 नीलेश जी, हाँ जी, हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया जब हम लोग एवरेस्ट सबमिट करके आए थे। और मेरे अलावा 2 या 3 लोगों को और भी सपोर्ट किया। और आने वाले जितने भी मध्य प्रदेश के एडवेंचर को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सारी लाइनें खुल गई। सो ये सब चीज़ें चल रही थी। और जब मैं बिस्तर से उठी थी तब मेरे अंदर यही चला था कि मुझे 2019 में अब माउंट एवरेस्ट को फ़तह करना ही है। तब तक जब मैं बिस्तर से उठी तो मैं 82 किलो की हो चुकी थी, 82 kg की, और मेरी रीढ़ की हड्डी का प्रॉपर रिकवर नहीं हुआ था। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बस मैं अंदर से तैयार थी कि नहीं, मुझे करना ही है, जब तक करूँगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं।
ऐसे कैसे कहते हैं कि राम राम का इतना जाप करो कि आपके रोम रोम में वो चीज़ हो जाए। तो मैंने जब तक करूँगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं का इतना बार जाप कर लिया था कि वो मेरे रोम रोम में बस गया था कि इस साल तो मुझे एवरेस्ट करना ही है ऐसे। जब मैं 2019 में खड़ी हुई और मैंने टी नगर स्टेडियम में मेरे कोच साहब के पास गई, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि मैं ठीक है, तुमको तैयारी करवाने के लिए माफ़ कीजिएगा। तो जो मेरे कोच साहब थे, हेलो, क्या आपको आवाज़ आ रही है? मेरी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। मेरे जो कोच साहब थे उन्होंने मुझको एक चीज़ कही थी कि जब लोग सो रहे होंगे और तुम ट्रेनिंग करोगे तब तुम सफल होगे। तो मेरे साथ यही हुआ। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जब लोग सो रहे होते थे, मैं 4:30 बजे रेडी हो के ग्राउंड पहुंच चुकी होती थी। और मेरे कोच साहब ने कहा था कि मैं यदि तुमसे कहूँ कि तुम 1 घंटे धूप में खड़ी रहो तो तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मुझे क्यों खड़ा रखा है, तुम सिर्फ वहाँ खड़ी रहोगी। तो मैंने इन दोनों नियमों का पालन किया। आपको पहली चीज़, आपके गुरु पे पूरा भरोसा होना चाहिए और मेहनत करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मैं 400 मीटर का एक राउंड तक नहीं लगा पा रही थी जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी अक्टूबर के महीने में। 82 किलो के साथ, हड्डी टूटी हुई थी, प्रॉपर रिकवर नहीं हुआ था, बहुत भारी भरकम सा शरीर हो गया था और मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर करना था। और 1 महीने बाद मैं हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ रही थी। जो सब कुछ हुआ वो कोच साहब की बदौलत हुआ, पर मैंने कुछ नियम अपने जीवन में उस समय पा लिए थे। मैंने उस समय थैंक यू आपको आवाज़ आ रही? सर, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ गड़बड़ हो गया तो आवाज़ आ नहीं पा रही थी। फिर मेरी ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं सुबह 4:30 बजे जागती थी। 4 घंटे मैं डेली ट्रेनिंग करती थी। उसमें मैं ब्रीदिंग, योगा का भी बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। मैं डेली सूर्य नमस्कार करती थी, ब्रीदिंग योगा करती थी और रनिंग करती थी। मॉर्निंग का मेरा ये सेशन होता था। हर दिन मैं 10 किलोमीटर रनिंग करती थी, कभी स्टेयर्स करती थी। इमेजिन करती थी कि मैं एवरेस्ट चढ़ रही हूँ। 25 किलो का बैग ले लेके मैं कंटिन्यू चक्कर लगाती रहती थी। यदि आप 1 साल पहले कोई टी नगर स्टेडियम जा रहा होगा तो उसने मुझे देखा होगा कि एक पागल सी लड़की आती थी सुबह और शाम। मेरा समय स्टेडियम में हुआ करता था। तो मैं सुबह स्टेडियम जाती थी, फिर दोपहर में एक स्कूल था वहाँ जॉब करती थी दिन भर खड़े रह करके। फिर शाम को वापस 4 घंटे स्टेडियम में रहती थी जहाँ मेरा स्ट्रेंथ वर्कआउट करती थी मैं। और शाम को खाना बनाने के बाद भट से बिस्तर पे सो जाती थी। इस दरमियान ना मैंने कोई सा त्यौहार मनाया था, ना मैंने दीपावली मनाई थी, ना मैंने होली मनाई थी। मेरे फ़ोन में केवल 4 नंबर सेव थे, मेरे कोच साहब के, मेरे मम्मी पापा के और मेरी दोस्त के, जिसने मेरी मदद की थी। इसके अलावा मैंने किसी से बात नहीं की। और मैं आप सबसे भी कहूँगी, ये दुनियादारी की जो चीज़ें हैं वो बाद में भी हो सकती है। यदि आपका टारगेट आप अचीव कर लोगे तो ये लोग आपको पलकों पर बिठा के रखेंगे, वरना सब उतार देंगे। और वो मेरे साथ अंदर चल रहा था। मेरे बाल भी काफ़ी उस समय लंबे थे और मैं बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी थी। जब मेरी तैयारी के लिए चलता था, मुझे केवल एक ही चीज़ दिखती थी, ग्राउंड, कोच साहब, टारगेट। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था मुझे। और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए मैं बड़ी खाने पीने की शौकीन हूँ। तो मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि मान लो मुझे वहाँ खाना नहीं मिलेगा तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। मैंने केवल उबले आलू खाए हैं हफ्ते 2 हफ्ते तक। ये मेरा बहुत टॉर्चरेबल वाला चीज़ थी। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ तो मैं दूसरे सप्लीमेंट यूज़ करती थी कि मैं कैसे अपने आप को एनर्जी दे पाऊँगी। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने की मैं कोशिश करती थी। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच्चियों को और सशक्त करूँ और मैं आपके साथ भी बिल्कुल जुड़ूंगी और हम बहुत अच्छा करेंगे। ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट था। और 2019 को फिर से मैं तैयार थी माउंट एवरेस्ट से जाने के लिए। और मैंने पुरानी असफलताओं से लिखा हुआ था अपनी डायरी में कि क्या क्या कमी रह गई थी। तो आपकी जो कमियां रह जाती हैं ना, उनको लिख लिया कीजिएगा। कभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चांसेस होंगे कि आपको लगता है कि मैं दूसरा मुझे मौका मिल रहा है, तो आप शुरू करने से पहले पुरानी असफलता से लिखो, उससे सीखो। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंडियन फूड की बड़ी आदी हूँ, तो मैं इस बार वो चीज़ नहीं छोड़ूंगी कि मैं 2 महीने भूखी रहूँ। मैं बेस कैंप के लिए कुछ लेके जाऊँगी। तो मैं घर से मम्मी का लड्डू लेके गई थी, सारी चीज़ें लेके गई थी। 64 GB की मेमोरी कार्ड में मैं बहुत इंस्पायरिंग मूवीज़ लेके गई थी। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए मैं हमेशा अच्छा बोलती थी, अच्छा सुनती थी। सुबह का मेरा पहला थॉट ये होता था, वाओ आज दिन कितना खूबसूरत है, आज सूरज कितना अच्छा होगा। पहला विचार ही आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
ये मैं करती थी। और फिर जब मैं बेस कैंप पहुंची तो इस बार चैलेंजेस और डिफरेंट थे, क्योंकि पहाड़ तो हर बार मूवमेंट करते हैं, कभी भी पहाड़ों पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका प्लान अलग होता है, पहाड़ों का प्लान बहुत अलग होता है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। पिछली बार वाले ही शेरपा मेरे साथ थे। शेरपा मतलब क्या होता है, हमारे आगे चलने वाले गाइड जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो क्योंकि पहाड़ों पे तो हमें रास्ता पता नहीं होता, वो तो बर्फ़ के होते हैं वैसे। और जो शेरपा होते हैं वो नेपाली भाषा में हम लोगों को बहिनी बोलते हैं, बहिनी मतलब बहन, और हम लोग भाई मतलब उनको बोलते हैं दाई, दाई मतलब भाई। तो मेरे साथ इस बार मेरे शेरपा दाई थे जो पिछली बार वाले थे। और फिर से चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं, और सारे चैलेंजेस को पार करने के बाद मैं, हाँ, एक फ़नी किस्सा भी मेरे साथ हुआ था, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हुआ ये था कि जब मैं इस बार लड्डू लेकर गई थी, तो जब आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपकी वज़न की एक सीमा होती है आपके बैग की। तो मेरा तो 32 किलो ही मेरे खाने वाले लड्डू वाले बैग में था, मम्मी के हाथ से बने हुए लड्डू में। तो एयरपोर्ट पे मैडम जी मुझको बोलती हैं कि मैम, इसमें तो केवल लड्डू लड्डू दिख रहे हैं, आप ये बैग रहने दीजिए, वैसे भी ये 32 किलो का है, क्या करेंगे। तो मैंने सोचा बाबा, लड्डू नहीं छोड़ सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैंने लड्डू की वजह से 16,000 रुपये का फ़ाइन भरा था एयरपोर्ट पे। तो ये किस्सा बड़ा फ़नी सा लगता है मुझे कभी कभी, कि कोई लड्डू के लिए 16,000 का फ़ाइन भरेगा, पर वही लड्डू पूरे बेस कैंप में हम मेरी शान थे, क्योंकि सबको इंडियन फूड की, जितने भी इंडियन जाते हैं सबको इंडियन फूड्स की याद आती है। और चाहे वो आर्मी का दल हो या नॉर्मल क्लाइमर जितने भी गए थे, सबका तमका हमारे कैंप पे लगा हुआ होता था। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि मैं घर से कुछ लाई हूँ जिसको सब लोग खा रहे हो, सबको एनर्जी मिल रही है। और ये तक वहाँ तक का था। फिर बेस कैंप से हम लोगों का सेम पिछली बार जैसा रोटेशन हुआ, सारी चीज़ें रिपीट होती गई। कैंप 3 गए, कैंप 3 के बाद फिर से कैंप 4। कैंप 4 वही जगह जहाँ डेड बॉडीज़ होती है, जिनको क्रॉस कर को आपको जाना पड़ता है। कैंप 4 डेड बॉडीज़ का हब, जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज़ के बीच आपका टेंट लगा हुआ होता है। 18 घंटे की क्लाइंबिंग के बाद मैं सुबह 5 बजे 22 मई 2019 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे थी, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट पे। और मुझे केवल एक ही फीलिंग आ रही थी कि आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। वहाँ से दुनिया के सारे माउंटेन्स एकदम छोटे छोटे नज़र आते हैं। मैं अब भी जब भी बोलती हूँ ना कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड को क्लाइंब की थी, तो अभी मेरे एक एक रोम रोम खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। वहाँ से दुनिया के सारे माउंटेन्स एकदम छोटे छोटे नज़र आते, दुनिया गोल है, ये वहाँ से कर्व दिखता है। तब हमें पता चलता है, अरे हाँ बाबा, सच में दुनिया गोल है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। आपने इंद्रधनुष केवल एक रंग का देखा होगा, वहाँ इंद्रधनुष पूरे सतरंगी आसमान होता है। वो नज़ारा ऐसा था कि आप ना कैद कर लो। इतनी मेहनत करने के बाद हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँचते हैं, और ऐसा नज़ारा जब देखने को मिलता है, सुपर पावर को आप फील करते हो, इतनी मेहनत के बाद आप पहुँचते हो। और मेरा मन कर रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बोलूँ, मम्मी को, पापा को। जब हम बहुत खुश होते तो कैसे मन करता है कि हम सबको बता दें, तो मेरा मन भी ऐसे ही कर रहा था कि मैं चहक चहक के बोलूँ कि मैं एवरेस्ट टॉप पे हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर वाली मैं इस जगह पे हूँ। और कहते हैं ना, जब आप बहुत खुश होते तो ऊपर वाला बोलता है, अरे रुको भाई, अभी चैलेंज और भी बाकी है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ 2019 में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से। क्योंकि जैसे किसान कैसे होता है, तो उनको बुवाई के लिए एक सीजन दे दिया जाता है ऊपर वाला, कि बारिश इतने दिन होगी, दिनों में हो जाएगी, आप बुवाई कर लो। वैसे हम लोगों को, माउंटेनियर को भी ना एक टाइम लिमिट होती है कि हमको इतने दिनों में सबमिट कर लेना है। तो पिछले बार केवल 2-3 दिन जो हमको सबमिट पुश के लिए मिली, तो सारे क्लाइमर एक साथ गए और बहुत सारे परमिट भी इशू हो चुके थे। तो बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, बहुत सारे ट्रैफिक लाइन लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई है। पिछली बार 11 इंडियन क्लाइमरों की डेथ हुई है, एक बहुत बड़ा रेशो होता है। ओके, तो हम लोग कितनी देर रुक पाते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे? सर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, -47 डिग्री टेम्परेचर होता है। यदि आपकी उंगलियां और आपका हाथ आप सेकंड के लिए भी बाहर निकालते हो ना, तो वो गल जाती है, जिसकी वजह से आपकी उंगलियां काटनी पड़ती हैं। यदि आपका ऑक्सीजन वहाँ ख़त्म हो जाता है तो आप ख़त्म भी हो सकते हो। ऑक्सीजन की बहुत लिमिटेड होती है। तो हम लोग केवल ना कुछ मिनट, मतलब 10 मिनट 15 मिनट इतनी देर रुक पाते हैं। अधिकतम आप आधा घंटा रुक पाते हो, इससे ज़्यादा कोई नहीं रुक पाता। और वापस फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के बाद हम लोग रिटर्न आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो
थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। फिर वापस मेरा कहते हैं ना, पहाड़ों पे जितना जाना ज़रूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है सकुशल वापसी आना। तो जब मैं वापस आ रही थी तो वापस ट्रैफिक का प्रॉब्लम था। मैं अपनी सपनों की दुनिया में खुश थी कि अब सबमिट कर लिया, घर जाऊंगी तो कैसे खुश होंगी, मम्मी की गोद में सिर रखूंगी, सबको बताऊंगी, जो लोग बोले थे उनको भी बताऊंगी। ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तभी मुझको धक्का लगता है, जैसे जैसे कोई पीछे से क्लाइंबर आ रहे थे उनसे गलती से मेरा धक्का लगता है। इससे पहले कुछ देर पहले ही हमारी मध्य प्रदेश की जो एक और मेरी साथी थी भावना डहरिया जी, वो मुझको विश करती है कॉन्ग्रेचुलेशन मेगा सक्सेसफुल सबमिट के लिए। और मैं उनको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट भावना जी सबमिट के लिए। कुछ घंटों बाद ही भावना जी ने भी मेरे बाद एवरेस्ट को सबमिट कर लिया था। और फिर हाँ, मैं जब वापसी में आई थी तो मेरा सन ग्लासेस गिर गया था। जब आप पहाड़ों पे होते हैं तो बर्फ़ से सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, और यदि वो सीधी आपकी आइज़ में आती है बिना चश्मे के तो आपकी रेटिना झुलस जाती है, जिससे आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सन ग्लासेस गिरने की वजह से मजबूरी में हम जल्दी जल्दी नीचे आने लगे और मुझे इसी बीच स्नो ब्लाइंडनेस हो गया, मेरी रेटिना झुलस गई। ये जब आपको स्नो ब्लाइंडनेस होती है तो या तो आप जीवन भर के लिए अंधे हो सकते हो, 4 दिन के लिए आपकी रोशनी जा सकती है, या कुछ घंटों के लिए, या 1 दिन के लिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे इन तीनों में से क्या हुआ था। आप इमेजिन कीजिए, आप घर के किसी ऊपर वाले रूम में हैं और आपकी घर की लाइट चली जाए तो आप कैसे धक्का मुक्की करते हुए नीचे आते हो। मुझे तो एवरेस्ट टॉप से नीचे आना था, मेरे लिए बहुत खतरनाक वाला चैलेंज था। तो मेरे शेरपा ने मुझको बोला, बहनी लोगों को रास्ता नज़र आ रहा है, आपको रास्ता नहीं दिखेगा, आपके पैरों में जितनी जान हो अब आप यहाँ लगा के सीधा सीधा आना स्टार्ट कर दीजिएगा। और यकीन मानिएगा मैं इतनी थक चुकी थी, 2 दिन से पानी का एक बूंद भी हलक में नहीं गया था। खाना खाए या थोड़ा हार्ड फूड मिले तो 4 दिन हो चुका था। बॉडी से सब कुछ ख़त्म हो चुका था, डिहाइड्रेशन अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका होता है, चेहरा झुलस चुका होता है, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से होंठ पूरे सूख के सफ़ेद हो चुके हुए होते हैं, आपके शरीर में जान नहीं होती है बिल्कुल, सिर्फ आप चल रहे होते हो। ऑक्सीजन बिल्कुल लिमिटेड होती है, कभी भी ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है। तो हम जब वापस आ रहे थे और जब हम कैंप 4 पहुँचे तब तक रात हो चुकी थी। तो मेरे शेरपा ने कहा, बहनी अब नीचे जाना संभव नहीं है, हमको मजबूरी में कैंप 4 में रुकना पड़ेगा। कैंप 4 में आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हुई तो शायद आप ज़िंदा भी नहीं रहते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम कैंप 4 में रुके और दाई को लगा कि शायद मेरी रोशनी आ जाएगी, पर जब हम दूसरी दिन सुबह जागे तब तक मेरी रोशनी नहीं आई थी। दाई ने डिसाइड किया कि अब जल्दी से जल्दी हमको नीचे जाना पड़ेगा। पर मैंने अपनी शेरपा से पूछा, दाई आप पहले ये बताओ, आप रात को मुझे ज़ोर ज़ोर से हिला क्यों रहे थे। तो दाई का जवाब सुन के मैं चौंक जाती हूँ। दाई बोलते कि मैं चेक कर रहा था तुम मरी तो नहीं। जब भी हम एवरेस्ट सबमिट करके आते तो हम लोग इतना थक चुके हुए होते हैं कि हम हमारी बॉडी को बहुत सारे क्लाइंबरों की जो डेथ होती है वो आने के बाद ही होती है, और हम डेथ जोन में थे। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी होता है क्या, कि ऐसा भी हो सकता था क्या मेरे साथ। और हम लोग फिर ये सब बातें करने के बाद फटाफट नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। जब मैं कैंप 3 कैंप 4 के बीच पहुंचती हूँ डेथ जोन में, और वहीं मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। ये ऑक्सीजन इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, मजबूरी में हमें कैंप 4 में रुकना पड़ता है, जो रात हमें रुकनी नहीं चाहिए थी। और ऑक्सीजन ख़त्म होना मतलब यहाँ आप और मैं बैठे बैठे कितनी सारी सांसें ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी सांसें ले रहे हैं और कितनी ईजीली ले रहे हैं। वहाँ आपको एक सांस इतनी मुश्किल से आती है कि आती ही नहीं है। जब मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हुआ था मुझे एक सांस नहीं आ रही थी, और मैं कोशिश करी थी कि मुझे कहीं से सांस आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। जब मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही थी तो मेरे गले की एक एक नस बहुत तेज़ी से दब रही थी। मेरे बॉडी के एक एक रोम छिद्र में से लिक्विड निकलना स्टार्ट हो चुका था। मेरे नाभि के पास ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खिंच के चला आ रहा है, बिल्कुल एकदम, अब कुछ नहीं बचेगा। और मैंने अपने शेरपा को भी बोल दिया था हाथ से कि दाई आप जाओ, रास्ता एक ही होता है। सारे क्लाइंबर मुझे क्रॉस कर करके जा रहे थे। ऐसे समय में मैं अपने शेरपा को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मेरे शेरपा ने मुझे छोड़ के नहीं गए। उनके पास भी लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, इसलिए शेरपा ऐसे टाइम में छोड़ के चले जाते हैं। मेरे शेरपा मुझे छोड़ के नहीं गए थे, और वो वहीं रुके रहे और सबको पैर पकड़ पकड़ के बोल रहे थे, मेरा बहनी मरने वाला है, आप में से किसी के पास ऑक्सीजन हो तो प्लीज़ ऑक्सीजन दे दो, मेरा बहनी के काम आ जाएगा। क्योंकि बचा हुआ सिलेंडर हम वापस लेकर आते, कभी भी छोड़ते नहीं हैं, वरना ऐसे तो माउंटेन पे बहुत सारा गार्बेज हो जाएगा। शायद मैं अपनी ज़िंदगी की सेकंड वाली सांसें ले रही थी, फिर इससे ज़्यादा मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मम्मी पापा आंखों के सामने इमेजिन हो रहा था,
पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ कुछ चीज़ें आजकल रिपीट होती तब मुझे पता चलता कि मैं क्या फील कर रही थी उस समय। और तभी वहाँ से कहते हैं ना ऊपर वाला सब दूर मौजूद है। तो वहीं से मेरे शेरपा के दोस्त गुजर के जा रहे थे, लाकपा दाई ने जब मेरी हालत देखी, उनको पता चला कि मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बताया कि उनके क्लाइंट की डेथ ऊपर हो चुकी है। उनका क्लाइंट का नाम हमें नीचे आने के बाद पता चला था कि उनके क्लाइंट एक इंडियन क्लाइंबर थे, शायद आपने सुना होगा, अंजलि कुलकर्णी मैम थे, मुंबई की क्लाइंबर, जिनकी डेथ एवरेस्ट से आते समय हो चुकी थी। और उनके हस्बैंड है शरद कुलकर्णी जी, उन्होंने किताब लिखी है जिन्होंने उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी सांसें मेरे अंदर चल रही है। अंजलि मैम की डेथ हो चुकी थी और उनका बचा हुआ सिलेंडर उनके शेरपा लेके आ रहे थे, तो उन्होंने वो सिलेंडर मुझे दिया और मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती और गहरी सांस मुझे मिली थी। मुझे मेरी पहली सांस तो नहीं पता कि वो कैसी थी जब मैं पैदा हुई थी, पर जो वो सांस मुझे मिली थी ना उस समय ऑक्सीजन चेंज करने के बाद, वो सांस मैं कभी नहीं भूल सकती कि मैंने क्या महसूस किया था। ये मेरा दूसरा जन्म है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे समझ में आया कि जीवन से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। मृत्यु तो हम छू कर आई थी ना, जीवन से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। और ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे जो दोबारा जन्म दिया है वो किसी उद्देश्य से दिया है। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, बहुत सारे प्लांट लगाने हैं। और सकुशल जब मैं घर आई ना, तो मैं अपनी मम्मी के ऐसे गले लगी थी कि मैं बता नहीं सकती आपको कितना खतरनाक वाला गले लगी थी मैं। और वापस जब हम लोग कैंप 2 पहुंच चुके थे और मुझे वो चीज़ें रिपीट हो रही थी, फिर मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँगी। सो उसके बाद जब मेरी सफलता का जब मैं गांव आई, तो अब मेरी ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश की शायद पहली ग्राम पंचायत होगी जो अब ग्रीन पंचायत बनने वाली है इस साल। लास्ट ईयर मेरे गाँव वालों ने ढेर सारी प्लांटेशन की और हमने भी किए। और कोशिश करती हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए मोटिवेट करूँ। मैं बस किसी के काम आऊँ, मेरा यही उद्देश्य है। और उसके बाद मेरी जर्नी रुकी नहीं, मैंने इसी के अलावा 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किए, जैसे अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो, जहाँ मैं टीम लीड की थी, जो मेरा डिफरेंट चैलेंजेस था। मध्य प्रदेश की 48 ईयर्स की लेडी को मैं लेकर गई थी जिन्होंने सबमिट किया सक्सेसफुल, और वो मध्य प्रदेश की पहली ओल्डेस्ट वुमेन बनी। एक 15 साल का बच्चे को मैं लेकर गई थी जो अब यंगेस्ट पर्सन बना है किलिमंजारो क्लाइंब करने वाला मध्य प्रदेश का। इंडिया के पहले डॉक्टर बने जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्होंने माउंट किलिमंजारो क्लाइंब किया। तो टीम लीड करना मेरे लिए बहुत डिफरेंट चैलेंजेस रहा था माउंट किलिमंजारो के समय। फिर मैंने एल्ब्रूस क्लाइंब किया जो यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन माउंटेन है। इन माउंटेन ने मुझे पता क्या सिखाया कि एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद मेरे को भ्रम हो गया था, अरे अपन ने अब एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, बाकी सारे माउंटेन तो अपने लिए ईजी है। पर जैसे हर व्यक्ति अपने आप में कैसा अलग होता है ना, वैसे हर माउंटेन अपने आप में अलग होता है। तो एल्ब्रूस के समय मुझे पता चला कि पता नहीं कब मौसम चेंज हो जाता है, बहुत तेज हवा हो जाती है, कभी कभी बहुत तेज ठंडी लगना स्टार्ट हो जाता है, कभी बहुत तेज धूप हो जाती है। तब ये भ्रम टूटा कि हर पहाड़ अपने आप में अलग होता है, हर पहाड़ के अपने डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं और हर पहाड़ का सबमिट टफ होता है। हर पहाड़ के रोमांचक जो चीज़ें होती है वो बहुत अलग होती है। हर पहाड़ आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये चीज़ मुझे दूसरे पहाड़ों को क्लाइंब करते समय मिली। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किया माउंट कोजियस्को, जो मेरे एक और साथी थे मध्य प्रदेश के फर्स्ट पर्सन बने हैं शोभित शर्मा जी, जो अभी मध्य प्रदेश के पहले क्लाइंबर है जिन्हें माउंट कोजियस्को क्लाइंब किया ऑस्ट्रेलिया का। और बाकी के भी 7 महाद्वीप के अब 3 पहाड़ और बचे हैं जो मुझे क्लाइंब करने हैं। आप सबकी दुआ रही तो मैं सक्सेसफुल क्लाइंब करूँगी। और अगला सिर्फ मेरे लाइफ का यही उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूँ, मध्य प्रदेश को एडवेंचर की फील्ड में टॉप पर लेके जाऊँ। और मेरी ज़िंदगी किसी चीज़ के लिए अमानत है, तो मैं खाली पीली ना मरूँ, मैं कुछ करके मरूँ, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। और शायद आप सब मुझे देखते होंगे, मैं अधिकतर अपने गाँव के वीडियोस बहुत डालती हूँ। उसकी वजह यह है कि वापस हमारी ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है हमें। हम यदि हमारे लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। ये भी तो कितने अनमोल पल है ना, कितनी अनमोल चीज़ें हैं। और बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं या हमारे लोगों से करवा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है आने के बाद।
आप सबके यदि कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। मेरी पूरी राम कथा ख़त्म हो चुकी है, पूरी कहानी। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, और आगे के मेरे टारगेट है कि मुझे सातों महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब करने हैं, मध्य प्रदेश को एडवेंचर की फील्ड में टॉप पे लेके जाना है, और कुछ और करना है जो आपको आगे के पता चल जाएगा। गौरव जी, आपका प्रश्न है बहुत ही रोमांचक, दिल की बहुत अच्छी हैं आप। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ईश्वर ने आपको मदद की, आपको क्या कोई भी आदमी एवरेस्ट पहुंचने का सपने देख सकता है? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे इंडिया से ही 43 इयर्स की लेडी है, उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया है। यदि आप ठान लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। जब आप समझ सकते हैं 25 लाख मेरे लिए कितनी असंभव सी चीज़ थी, जब मैंने सोच लिया तो ऑप्शन निकल ही गए ना। तो आप सोच लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक बार सोच के तो देखो। जी ओम प्रकाश जी, आज शाम हमारे साथ आपके विचार साझा करने के लिए प्रशिक्षण यात्रा के बारे में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यदि आपके कुछ और प्रश्न हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, एडवेंचर फील्ड के बारे में हो, या कुछ और भी आपके प्रश्न हो। गाँव से आपको आत्मबल मिला? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं इतनी मजबूत हूँ तो मैं गाय का देसी घी और दूध पी के इतना मजबूत हूँ। मैं उन बच्चों में से आती हूँ जो अपने पापा के बगल में खड़े होके कच्चा दूध पीते हैं। तो गांव की मिट्टी ने मुझे बहुत आगे तक निकाला है। और हम गांव के बच्चे क्या होते हैं, रोड गोड होते हैं। शायद हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, पर हम धूल मिट्टी में इतना खेलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी क्षमता रखते हैं। बस अपने आप को आपको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद जब मैं ग्राम लौटी तो क्या क्या चेंजेस आए? ग्राम लौटने के बाद सबसे बड़े जो चैलेंजेस आए और जो मुझको लगता है जो मेरी सफलता थी वो यह थी कि अब जो बच्चियां हैं उनको उनके पेरेंट्स उदाहरण देते हैं कि मेघा दीदी जैसा बनो। वो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है उस समय की बच्चियों के मम्मी पापा चाहते हैं। पहले ऐसा था कि पर्टिकुलर एक फील्ड दे दी जाती है कि आप आर्ट लो या कॉमर्स लो या यही लो। अब उनको कह दिया गया है कि आप खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ो, कुछ भी बढ़ो। जहाँ हमारे घर में जैसे मेरे को खुद को लोअर टी शर्ट तक पहनना अलाव नहीं था, परिधान के अलावा विचारों की भी आज़ादी मिल गई है कि अब वो अपनी पसंद से चीज़ें कर सकती हैं। जैसे मेरी शादी मेरे पापा ने लेट करने का सोचा। मैं आज 25 साल की हूँ, मुझे समय दिया क्योंकि मुझे करने का समय मिला ना, सोचने का समय मिला। तो अब बच्चियों को पढ़ाई करने के साथ उनको समय दे रहे हैं ताकि वो अपने बारे में सोचें कि वो क्या कर सकती है। आप उनको टाइम ही नहीं देते हो कि वो किस लिए बनी है। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। और सबसे ज़्यादा अभी बहुत सारी बच्चियाँ जब बोलती हैं कि उनके पापा ने उनको पढ़ने के लिए आगे निकाला, खेल के लिए आगे निकाला, तब मुझे लगता है कि मेरा एवरेस्ट क्लाइंब करना बहुत सारी बच्चियों के लिए कारगर रहा। तब मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल केवल मेरी सक्सेसफुल नहीं थी, बहुत सारी बच्चियों की। और माफ़ कीजिएगा, मैं लॉकडाउन में बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ। पर जब तक मैं करती नहीं हूँ तब तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो लॉकडाउन जैसे ही अभी ख़त्म होने वाला है तो 7 तारीख से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद फिर से मैं पहले 5 किलोमीटर से स्टार्ट करूँगी, फिर 10 किलोमीटर तक ट्रेनिंग करूँगी। ओके, तो लॉकडाउन के लिए सर मेरा सभी युवाओं को एक संदेश है कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे ना आप ये मत समझिए कि समस्या है, ये समझिए कि एक अवसर है। आपके पास जो हुनर है आप उसे मांझिए। आपका पुराना कैमरा निकाला है, उससे फ़ोटोग्राफी कीजिए। मैं अपने घर हूँ और मैं अपने मम्मी पापा की जितनी मदद करवा सकती हूँ मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब पहले हम बोलते थे कि हमारे पास समय नहीं है कि हम हमारे अपनों को समय दें। जब ये समय आया है तो आप इसका उपयोग करें। और आज ना आप खुद ही पीछे नहीं गए हो, पूरी दुनिया ज़ीरो पे आकर खड़ी हो गई। तो आप सोचिए कि रेस फिर से शुरू हो रही है, फिर से मेहनत करते हैं, आगे निकलते हैं, हमारे हुनर को मांझते हैं। इस दरमियान खाली समय में आप अपने हुनर को मांझिए और अपनी स्किल पे काम कीजिए। मेरा युवाओं के लिए ये संदेश है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शून्य से शुरुआत करके चोटी तक पहुंचने तक का जो सफ़र होता है उसमें काम से
कम और ज़्यादा सर आदित्य सर, मुझे करीबन 3 साल लगे थे, मतलब ज़ीरो से लेके स्टार्ट करने से लेके वहाँ तक। आपको ट्रेनिंग करनी होती है, कोर्सेज़ करने होते हैं, तो उसमें सीट नहीं मिलती है क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूट है ना, सीट मिलती है। फिर आप कोर्सेज़ करते हो, फिर आपको एवरेस्ट क्लाइंब करने से पहले 2-6,000 के माउंटेन सबमिट करना ज़रूरी होते हैं। शायद उनका वेदर कंडीशन नहीं मिलती तो वो सबमिट करते हैं। फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्पॉन्सरशिप की, तो आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। तो करीबन ऐसे करते करते 2-2.5 साल लग ही जाते हैं। मुझे 3 साल लगे थे और 3 साल बाद में एवरेस्ट सक्सेसफुल सबमिट कर पाई थी। प्रमोद सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारी कविता लिखी। आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बहुत बड़ी सफलता देती है। और मैं बच्चियों को स्पेशली जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ तो मैं ब्लैकमेलिंग पे उनको बोलती हूँ कि पहला कदम ही सुरक्षा है, पहले कदम पे ही आप रोको। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर देती हूँ क्योंकि जो मेरी उम्र की बच्ची हैं मैं उनको बहुत अच्छी से समझती हूँ। तो उनके जीवन में जो रुकावट बन रही है आज के टाइम में, पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है, एकदम से वो सब कुछ मिलता है तो वे उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है जो वो शेयर नहीं करती है घर पे। तो आपने अपने मम्मी पापा का भी विश्वास जीतो, उनसे हमेशा हर चीज़ों को शेयर करो। और जो भी व्यक्ति आपको कभी परेशान करता है, हर चीज़ के लिए, अभी नहीं 10 साल बाद के लिए भी, पहला कदम ही सुरक्षा है या पहला कदम ही रोकना होता है। पहली चीज़ पे ही रोको तो आप फिर आपकी ये चीज़ें आगे और बच्चियों के लिए बढ़ती नहीं है। और बच्चियों को मैं हमेशा मासिक धर्म के बारे में हमेशा अवेयर करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। हाइजीन का उपयोग कीजिए, समय के साथ धीरे धीरे बढ़िए, कुरीतियों को ख़त्म कीजिए और परंपराओं को आगे बढ़ाइए। मैं इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर देती हूँ। और युवाओं के लिए मेरा जो संदेश है वो यह है कि मेरा जो डायलॉग था ना कि जब तक चढ़ूँगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, तो उसके बल पे मैं एवरेस्ट चढ़ गई हूँ। और सबके अलग अलग एवरेस्ट हो सकते हैं। मेरा सपना एवरेस्ट क्लाइंब करना था, आपका एवरेस्ट कुछ होगा, सबके एवरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो आप किसी और से कहने की जगह अपने आप से हमेशा बोलिएगा कि जब तक आप अपने उस चीज़ को पा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप एक दिन अपने इस सपने को जरूर पालेंगे। बस अब आपको अपने आप से कहना होगा कि जब तक आप उस अपने लक्ष्य को डिसाइड करने के बाद एक ही चीज़ बोलते रहेगा कि जब तक पा नहीं लूँगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक कर नहीं लूँगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। पक्का एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लास्ट 10 मिनट है सर, और सभी लोगों को, आप में से सभी के जितने भी प्रश्न हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपकी विचार शेयर कर सकते हैं। तो क्या हम अब ये वीडियो फिनिश करें? ये मेरे एवरेस्ट की जर्नी थी। वाओ प्रमोद सर, वेरी नाइस। आपने जॉब छोड़कर पिछले 3 सालों से 25 मेंबर के साथ, टीम के साथ बेटी बचाओ बेटी, वेरी नाइस सर। आप हरदा में काम कर रहे हैं, ग्रेट सर। यदि कभी अवसर लगा तो मैं बिल्कुल हरदा आऊँगी और आपकी टीम के सभी सदस्यों से भी मिलने की कोशिश करूँगी। और मैं गांव से हूँ। थैंक यू सो मच सर, आदित्य सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं दिल से आभारी हूँ कि अदम्य के इस मंच पे मुझे अपने विचार शेयर करने का मौका मिला। सो मैं सभी पेरेंट्स को हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए। हर, जैसे मैंने अभी बोला था, हर पहाड़ अलग होता है, वैसे हर व्यक्ति अलग होता है। हम सब अलग अलग चीज़ों के लिए बने हैं। भेड़ चाल में चलाने की जगह आप खुद परखिए कि आपके बच्चा क्या अच्छा कर सकता है। जैसे मुझे मम्मी पापा समझ नहीं पाते, कोई सोच सकता है कि भोजनगर में रखे कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखेगा। मैंने देखा, मैंने किया। तो बच्चों को भी आप सपने देखने दीजिए, उन्हें पूरा करने में उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनकी ढाल बनिए, उनकी रीढ़ की हड्डी बनिए। ये मेरा पेरेंट्स को मैसेज है। और बच्चों को भी मैं वही दूसरी लाइन बोलती हूँ कि आप जो भी करना बच्चों, बस एक चीज़ को सोच के करना कि आप अच्छा करोगे तो भी आपका इफ़ेक्ट आपके समाज, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके स्टेट, आपके देश पे होगा। आप अच्छा करोगे उसका भी, आप बुरा करोगे उसका भी। जब हम ये सोच बच्चों को देते हैं ना, बच्चे अपने आप बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। और
सशक्त बनो, सक्षम बनो, किसी पे आश्रित रहने वाले ना बनो, अपनी अलग पहचान बनाओ। सब अपने अपने अलग अलग पहचान बना सकते हैं क्योंकि सबके पास अलग अलग स्किल होती है। तो ये मेरा पेरेंट्स और बच्चों को मैसेज है। थैंक यू कृष्णा जी। सर क्या हम ये सेशन अब समाप्त करें यदि सभी के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं तो? और आप सभी मुझसे भविष्य में जुड़े रहने के लिए आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एवरेस्टर मेघा डालेंगे तो मैं आपको इंस्टा पे मिल जाऊंगी। आप एवरेस्टर मेघा परमार डालेंगे तो मैं आपको ट्विटर पे मिल जाऊंगी। यहीं यदि आप फेसबुक पे देखेंगे तो मेघा परमार डालेंगे तो भी मैं आपको यहाँ मिल जाऊंगी। और मैं हमेशा सबका रिप्लाई करती हूँ। उसकी वजह यह है कि जब मेरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मार्गदर्शन देने वाले लोग बहुत कम हैं, तो वो वैसी दिक्कत कभी किसी को ना आए, तो मैं हमेशा सबका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो आप मुझसे भविष्य में भी जुड़े रह सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करूँगी। सो आप सभी के कुछ और प्रश्न हैं क्या? हाँ जी भैया, टाटा, बाय बाय। सो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं और मैं फिर से अपने घर की तरफ जाती हूँ क्योंकि मैं अपने खेत पर आई थी और मेरे घर पे नेटवर्क नहीं आता है बिल्कुल भी। सो मुझे करीबन 4 किलोमीटर दूर अपने खेत पर आकर के आपसे बात करने के लिए क्योंकि वीडियो कॉल करना था, सो लाइव सेशन था, तो नेटवर्क लेने के लिए मुझे खेत पर आना पड़ा था। सो आप सभी मुझसे भविष्य में जुड़े रहिएगा और हम कभी और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी तक अब के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।